हेलो डियर स्टूडेंट्स, वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर 1 है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स डाले हैं और आपको वो भी देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने बेसिक बिल्कुल स्टार्ट किया है। पिछले वीडियो लेक्चर में तो खास करके मैंने ये बताया है कि मैटर क्या है और मैटर के क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, और उसमें से मैंने एक क्लासिफिकेशन जो कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, इनका क्या नाम है, ये सब मैंने बताया है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया, आज करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। और ऐसे ही वीडियोस के थ्रू मैं आपको पूरे डिटेल में चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब आप समझ लें कि अगर आप बाद में कुछ पढ़ने वाले हैं तो इन सभी चीज़ों का यूज़ आपका वहाँ पर होने वाला है। तो अगर आपका बेसिक्स अच्छा होगा तो फिर आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। मैटर हम लोग पढ़ रहे हैं और मैटर में हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को बांटा गया है 2 अलग अलग कैटेगरीज में। पहली जो कैटेगरी है वो है प्योर सब्सटेंस की, प्योर सब्सटेंस, और दूसरी जो कैटेगरी है वो हमारे पास है मिक्सचर। एक है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है हमारा मिक्सचर। अब कई लोगों को जब मैं भी क्लास में पूछता हूँ कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो बच्चे आंसर देते हैं कि सर प्योर सब्सटेंस जो प्योर होता है, जिसमें सिर्फ एक टाइप की ही चीज़ें होंगी, जैसे कि सर गोल्ड। तो फिर मैंने सवाल किया, क्या वाटर प्योर सब्सटेंस नहीं है? बिल्कुल है। तो प्योर सब्सटेंस का अब जो डेफिनेशन आपको मैं बताऊंगा, ये थोड़ा देखिए, जैसे जैसे स्टैंडर्ड चेंज होता है तो चीज़ें आपको बताई जाएंगी डिटेल में। जैसे अभी फिलहाल आप ये जानते हो कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो जूनियर क्लासेस में लोग इतना ही बोल के छोड़ देते हैं कि देखो यार, जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड बॉयल होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, है ना। लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में कुछ बेसिक्स, उसके बाद में मिक्सचर के बारे में आपको बताऊँगा। चलिए बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस मैं उसको बोलूँगा दो सब्सटेंसेस which have fixed boiling and melting point। ये देखिए, आपको पहले से मालूम है कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस। देखिए, जो प्योर होता है, ठीक है, वो बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात को। क्या आप बोलते हैं सर गोल्ड प्योर सब्सटेंस है, गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे, सर सिल्वर है मतलब प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप अब थोड़ा स्टैंडर्डाइज करें खुद को, स्टैंडर्ड इंक्रीज करें और आप ऐसे समझाएं किसी को कि जिन सब्सटेंसेस का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो उनका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल फिक्स है कि भाई इतना ही इसका टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट, इतना होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट, उनको हम रखेंगे प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस को भी क्लासिफाई किया गया है 2 चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है। एक हमारे पास है एलिमेंट और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब ये एलिमेंट्स जो है ना, एलिमेंट्स किनको कहा जाएगा? देखिए, एलिमेंट्स की पहले बात कर लेते हैं हम लोग। एलिमेंट्स आप उसको कहेंगे, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्स आप उसको कहेंगे दोज कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, और वैनिश भी बोल सकते हैं या खराब करना आप बोल सकते हैं, बाय सिंपल फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जिनको आप बहुत ही आसान फिजिकल या केमिकल तरीके से नहीं बना सकते हैं, उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है वो तो आपको समझ में आएगा, ये जूनियर क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको मालूम होना चाहिए। तो वो सब्सटेंसेस जिनको आप बहुत ही सिंपल प्रोसीजर से ना तो बना सकते हैं ना तो ख़राब कर सकते हैं, उनको हम रखते हैं एलिमेंट की कैटेगरी में।
अब एलिमेंट में भी 3 तरह की चीज़ें आती हैं, आपको मालूम होगा, आई होप कि आपको ये मालूम होगा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट तो सभी मेटल हो, एलिमेंट सारे अपने पास 118 एलिमेंट्स अपने पास ढूंढे हुए भाई, टोटल 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर में आप देख रहे हैं। तो उसमें भी कैटेगराइज है, कौन मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड्स है। मैं आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद करवाऊंगा एक एक करके, उसका चिंता नहीं करना आपको बिल्कुल। आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें, प्योर सब्सटेंस क्या है और एलिमेंट क्या है। जैसे एलिमेंट के अंदर में एग्जांपल में आप कुछ भी लिख लो, आप सिलिकॉन लिख लो, कार्बन लिख लो, सारे के सारे मेटल्स हैं, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स भरा हुआ है। अब चलिए चलते हैं एलिमेंट्स की कैटेगरी की तरफ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया, चलें आगे। ओके, अब मैं आगे बात करता हूं कि भाई एलिमेंट्स को भी कैटेगराइज किया गया है, एलिमेंट को भी बांटा गया है 3 हिस्सों में। पहला क्या है, पहला क्या है सोचिए, मेटल। दूसरा क्या है, नॉन मेटल। चलिए अब हम एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं। एलिमेंट्स में मेटल, एलिमेंट्स में नॉन मेटल और एलिमेंट्स में आएंगे मेटलॉइड्स। तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताते चलता हूं, ठीक है। मेटल आप किसको बुलाते हो, देखो 80% ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो एलिमेंट्स हैं, 80% जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं एलिमेंट्स, वो सभी के सभी क्या हैं, सभी के सभी क्या हैं, वो मेटल्स हैं, ठीक है। और मेटल्स जो होते हैं जनरली वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल भी है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, और आई होप कि आपको मालूम होगा वो कौन है, मरकरी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप इसको नोट डाउन करेंगे कि क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में रूम टेम्परेचर पर हमें मिलता है। तो लिक्विड फॉर्म में है, कौन है वो, मरकरी है हमारा। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है ये। 80% सारे के सारे मेटल्स हैं। सिर्फ पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में कुछ मेटलॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे और कुछ नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे। सबके सब बाकी क्या मिलने वाले हैं, आपको मेटल्स मिलने वाले हैं। मैं आपको आगे डिटेल में बताता रहूँगा। मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है कि मेटल जो होते हैं वो सबसे पहले शाइनी होते हैं, जिसको आप लस्चरस भी बुलाते हैं, चमकीला होना, मैलेबल होते हैं, मैलेबल इन नेचर होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं। मतलब आप मेटल्स को पीट करके आप उसका पतला चादर जैसा बना सकते हैं, खींच के लंबा तार बना सकते हैं, वो आसानी से बन जाएगा, वो बन जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। लोहे को पीट के आप देखते हैं उसका चादर बना लिया जाता है, गोल्ड को अलग अलग ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो सभी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और मेटल्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आपके घर में जो वायर्स होंगे, कोई कॉपर का वायर है, एल्यूमिनियम के वायर्स हैं, इन सब से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। डिटेल में जाने का मौका भी मिलेगा कि ऐसा कैसे हो पाता है, क्या होता है ऐसे वायर्स के अंदर, क्या चलता होगा। कि आपको क्लास 12 में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आप सॉलिड स्टेट, वहाँ आप पढ़ोगे मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आप जानेंगे कि मेटल्स के अंदर ऐसा क्या चलता है कि वहाँ पे चार्ज फ्लो कर पाता है। लेटर ऑफ फिजिक्स में भी ये चीज़ें पढ़ेंगे ही ज़रूर, 12th क्लास में भी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। तो ये हो गया हमारा मेटल का कुछ बेसिक पॉइंट्स कि भाई मेटल्स है हमारा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको मरकरी का एग्जाम्पल इसलिए बताया क्योंकि ये वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है, बाकी सारे सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ओके, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे जैसे मैं बता दें कि ये सब ब्रीफली आप अपने पास नोट भी करके रखोगे, आपको बहुत काम आने वाला है ये। आप इसको नोट करो, नॉन मेटल के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर ही डालते हैं। चलिए आप नोट कीजिए। कर लिया, हटा दूँ? ओके। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ा रहा है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको साथ साथ बुक भी रीड करना है, क्योंकि बुक से अच्छा टीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कोई भी पढ़ाता हो, आपको साथ में बुक रीड करना चाहिए, पॉइंट्स नोट करने चाहिए, आपको हाईलाइट करना चाहिए। इससे आपका कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा पढ़ाई के मामले में, और जब तक आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज़ नहीं करेगी तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। तो आप हैबिट बनाएं अभी से पढ़ने की बुक को थोड़ा थोड़ा करके। नॉन मेटल जो हमारे पास है ये नॉन लस्टरस होता है, नॉन साइनी होता है, बिल्कुल नहीं चमकेगा ये। साथ में आप देखेंगे कि इसमें ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल का मतलब हो गया कि आप अगर इसको मारोगे तो ये चूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, लेकिन फैलेगा नहीं, इसका वायर नहीं बन पाएगा बिल्कुल भी। ओके, तो ब्रिटल इन नेचर होता है, नॉन लस्टरस होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बैड कंडक्टर। मतलब ये आप बैड कंडक्टर भी मत ही लिखो, आप इंसुलेटर लिख दो। क्या लिख दो? इंसुलेटर। मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि क्या हवा में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है ऑक्सीजन में? बिल्कुल नहीं। क्या कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आपको फिर एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ जिसको आप ज़रूर याद रखें कि ब्रोमीन अपना एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो जैसे आपको मैंने मरकरी बताया कि जो थर्मामीटर के अंदर रहता है, बचपन में आप देखते होंगे थर्मामीटर के अंदर पारा रहता है, वही मरकरी है हमारा। वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाया जाने वाला मेटल है। तो ब्रोमीन जो है वो भी लिक्विड फेज में पाया जाने वाला नॉन मेटल है। ओके, ये हो गया हमारा नॉन मेटल का कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया। चलो इतना ही ठीक है, सफिशिएंट है। और आगे चलते हैं मेटलॉइड्स की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको पहले नोट कर लो फटाफट एकदम। नोट्स बनाते चलो, बुक भी पढ़ते चलो, पूरा बेसिक्स आपको पढ़ाया जाएगा और डिटेल में हर चीज़ बताया जाएगा। चलिए आगे, तीसरा पॉइंट कौन है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स उनको कहा जाता है जिनके अंदर मेटल के साथ साथ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हो। मतलब वो मेटल की तरह भी बिहेवियर करता है और वो नॉन मेटल की तरह भी बिहेवियर करता है। इसका मतलब है वो थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना, इसका मतलब बिहेव्स लाइक मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल। दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है थोड़ी थोड़ी। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेटलॉइड्स जो है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। जैसे आपने बोरॉन का नाम सुना है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, बिस्मथ। ये मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, बिस्मथ मेटल का पार्ट हो गया। एंटीमनी है आपके पास, और आपको मैंने बताया सिलिकॉन ले लो आप, जर्मेनियम ले लो। ये दो नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखो ध्यान में, यूज़ में आएगा ये आपको। जर्मेनियम, तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, साथ साथ मैंने आपको एंटीमनी का नाम लिया, मैंने बोरॉन का नाम लिया आपके सामने। ये सब मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं, और मेटलॉइड जो है उसके अंदर दोनों टाइप की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, इन मेटलॉइड्स में एक ख़ास बात होता है कि हम इसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, इलेक्ट्रिसिटी खुद के अंदर से पास कराने का जो पावर है, ऐसे आप सिंपल भाषा में इसको समझो, हम उसको इंक्रीज़ करा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, डिटेल आपको आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जब थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा मोड़ा एक बेसिक नॉलेज इधर उधर से सुनने को मिले, उसको भी स्टोर किया करो आप। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक प्रोसेस लिख रहा हूँ कि बाय हीटिंग, मतलब कि अगर मैं सिलिकॉन को हीट करूं, अगर मैं इसको हीट करता हूं, तो हीट करने से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। अब क्यों कर जाती है, कैसे कर जाती है, वो सब आपको जानने को मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आप कम से कम इतना ज़रूर दिमाग में सेट कर लें कि हम अगर किसी मेटलॉइड को हीट करेंगे तो इससे उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। साथ साथ एक और प्रोसेस है जिसका नाम है डोपिंग। आपने सुना होगा कि डोपिंग मतलब कोई रेस में भाग रहा था और उसने कुछ इंजेक्ट कर लिया और वो तेज भागने लगा। बिल्कुल वैसे ही उस प्रोसेस को भी डोपिंग कहा जाता है। उसी तरह आप अगर सिलिकॉन के अंदर कोई दूसरा मेटल मिला देते हैं, जैसे एल्युमिनियम मिला देते हैं, या
फॉस्फोरस मिला देते हैं तो इससे सिलिकॉन की कंडक्टिविटी जो होगी इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो इंक्रीज कर जाएगी। मतलब किसी भी मेटेलॉइड को, जब मेटेलॉइड को आप अच्छा कंडक्टर बनाना चाहते हैं, कंडक्टिविटी उसकी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप उसको या तो हीट कर लो, हीट कर सकते हो, या एक दूसरा प्रोसेस है कि उसमें कुछ बाहर से लाके इम्प्योरिटी मिलाना है। बाहर से लाके इम्प्योरिटी मिलाओगे, उस प्रोसेस का नाम क्या बताया? डोपिंग। डोपिंग से आप उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। तो बस इतना तो काफ़ी होगा। आई होप कि एलिमेंट्स क्या हैं जिनको आप सिंपल फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से ना बना सकते हो ना ख़राब कर सकते हो। मैंने कहा सिंपल, याद रखना, नहीं बना सकते हैं ऐसा नहीं कहा, इस बात को आप ध्यान रख लें। ऐसा बहुत लोग समझते हैं कि बना ही नहीं सकते हैं। भाई तो रॉक सॉल्ट से सोडियम बनाना तुमको सिखाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। कैसे होगा वो? NaCl से सोडियम बनाएंगे इलेक्ट्रिक करंट दे करके। अभी 12 वालों का वही चल भी रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। मैंने आपको थोड़ा बेसिक्स बता दिया है। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तो एलिमेंट, रुकिए थोड़ा माइक हिल जाता है बार बार। तो एलिमेंट जो है वो क्लियर हो चुका है। एलिमेंट्स के बाद अपना दूसरा सेक्शन क्या था? कंपाउंड्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्योर सब्सटेंस। उसमें हमने क्या पढ़ लिया? एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए, कंपाउंड की तरफ चलते हैं। ओके, चलें, हो गया? चलिए, एलिमेंट्स हो गया। अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड्स। देखिए कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफ़र होते हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जिस तरीके से आप हिंदी में सब कुछ बोलना लिखना सीख गए ना, वैसे ही धीरे धीरे आप इंग्लिश में भी सीख जाएंगे और आपको फिर पता चलेगा कि ये वाला ज़्यादा बेटर हो रहा, थोड़ा इजी पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कीजिए, कुछ वर्ड्स को याद कीजिए, बिल्कुल काम हो जाएगा। क्या पढ़ना हम लोगों को? कंपाउंड्स। कंपाउंड्स किसको बुलाएंगे? कंपाउंड्स मैं उसको बोलूँगा इन विच 2 or more elements are combined in a fixed ratio by their mass। दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को उनके मास के फिक्स्ड रेशियो में मिला देने से जो कंपाउंड बनता है या जो भी सब्सटेंस बनता है उसे ही हम क्या बुलाते हैं? कंपाउंड बुलाते हैं। जो भी सब्सटेंस बनेगा, जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए आप, जैसे आपको मान लीजिए वाटर बनाना है, H2O, पानी का फॉर्मूला H2O। अगर आप वाटर बनाना चाहते हैं तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के रेशियो में ही मिलाना पड़ेगा बाय देयर मास। मतलब ऐसा नहीं कि एक हाइड्रोजन का एटम और 8 ऑक्सीजन के एटम लेने पड़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो H2O होता है। हमें लेना पड़ेगा 1:8 के रेशियो में उनके मास का रेशियो, उनके मास का अनुपात हमें 1:8 के रेशियो में लेना पड़ेगा। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। तो कंपाउंड किसे बुलाएंगे? दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जिसमें 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स किया जाएगा एक फिक्स्ड रेशियो में। मतलब बिल्कुल फिक्स्ड रेशियो होगा कि भाई ऐसा रेशियो होगा तभी पानी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इसे भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा गया है। तो प्योर सब्सटेंस कौन लोग हो गए? आपको पता है ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है 100 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का, तो फिक्स है ना। तो जिसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस का। अब एक भी तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, वो भी आपने पहले देखा, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आपने वाटर देखा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, गोल्ड के पार्टिकल के अंदर तो गोल्ड की ही प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड के पार्टिकल के अंदर सिल्वर की प्रॉपर्टी तो होगी नहीं। गोल्ड से आप गोल्ड का चेन बना लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं बदल जाएगी। लेकिन कंपाउंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज
डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो जिससे मिलके वो बना है उससे अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा सोच लो कि आप सबको मालूम होगा कि हाइड्रोजन जो है पॉप साउंड के साथ जल जाता है ना, जल जाता है। पुराने समय में तो हाइड्रोजन को ही यूज़ किया जाता था किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालने के लिए, एलिमेंट के एटम का मास निकालने के लिए, लेकिन बार बार क्या होता था, जल जाता था। अब जल जाता था तो बाद में इसको रिप्लेस किया गया दूसरे चीज़ से। आगे आप वो भी पढ़ेंगे एटॉमिक मास यूनिट के अंदर में, मोल कॉन्सेप्ट में। और ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है किस बात का, आग लगाने में मदद करता है। कौन? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन क्या करता है, पॉप साउंड के साथ जल जाता है। मतलब कुल मिला के देखो, अगर आप ओवरऑल समझो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बोथ आर सपोर्टर ऑफ कंबशन, दोनों आग लगाने में मदद करता है। अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं अब क्या कहने वाला हूँ, कि पानी क्या करता है। पानी जो है आग बुझाने का काम करता है ना। तो आप सोचिए कि जिससे मिलके ये बना वो लोग आग लगाने का काम करता है, और जो मिलने के बाद बन रहा है वो आग बुझाने का काम करता है। हम लिख दे रहे हैं कि वेयर एज, भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये लाइन तुम लोग खुद लिख लेना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबशन, वेयर एज H2O is used for extinguishing, सुनो ये सब इंग्लिश में स्पेलिंग गलत होगा तो ठीक कर लेना। एक्सटिंग्विश बोल दिए ना, हमको तो लग रहा गलती है, जो भी है एक्सटिंग्विश क्या होगा, GUISH, जो भी है एक्सटिंग्विशिंग फायर। मैंने वो सब स्पेलिंग देख लेना, मैंने सुन लो, आग बुझाने में काम करता है, इसलिए H2O का जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग है। तो हम केमिस्ट्री ना पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश थोड़ी पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लेना तुम लोग एक्सटिंग्विश का स्पेलिंग सही है कि नहीं। यहाँ हम स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, लो चेक कर लेना बढ़िया से। हमको तो लग रहा है कि सही हो भी सकता है, एक्सटिंग्विशिंग होगा भी सही, नहीं भी हटाओ, एक्सटिंग्विशिंग फायर। तो क्या हुआ यहाँ पे, पानी आग बुझाने का काम कर रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आग लगाने का काम कर रहा है। मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है, उसके ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जिससे वो बना। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। देखो भाई, इसका जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी फिक्स होता है, लेकिन एक बात, इसको बनाया जा सकता है और ख़राब भी किया जा सकता है सिंपल केमिकल और फिजिकल प्रोसेस से। तो ये एलिमेंट्स अलग हुआ कि नहीं हुआ ना। और जो कंपाउंड बनाने का प्रोसेस होता है, कंपाउंड जो बनाने का प्रोसेस होता है, मैंने हम बोले तुमको फीचर्स ऑफ कंपाउंड, क्या फीचर्स हैं वो, या तो एक्सोथर्मिक होता है, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उष्मा रोधी और उष्मा शोषी। ऐसा समझो कि जो प्रोसेस होता है कंपाउंड बनाने का वो या तो एंडोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको एंडोथर्मिक बुलाएंगे। जितना हीट लग रहा है ना अभी, गर्मी हमको एब्जॉर्ब कर लेता तो अच्छा होता, बहुत गर्मी लग रहा है। एक्सोथर्मिक, ह्यूमिडिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा। एक्सोथर्मिक माने हीट इवॉल्व करेगा, मतलब हीट बाहर निकालेगा। है, आइस क्यों मेल्ट हो जाता है, आइस को तुम रख दोगे एटमॉस्फेयर में, निकाल के फ्रिज से बाहर रख दोगे, मेल्ट हो जाएगा। उसने क्या किया, सराउंडिंग से हीट ले लिया, है कि नहीं, सराउंडिंग से हीट ले लिया, और हीट लिया, हीट एब्जॉर्ब किया, तो आइस मेल्ट होकर पानी बन गया। तो कैसा रिएक्शन हुआ सोचो, एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक। ठीक है, तुमको एंडो नहीं याद होता, एक्सो तो याद होता है। इसमें से हीट निकला क्या, उसने हीट सराउंडिंग से, बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, अपने में ले लिया, इसलिए पिघल गया। तो कैसा रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक। अगर किसी रिएक्शन में हीट बाहर निकल रहा है, ठीक है, जब तुम किसी चीज़ को बर्न करते हो, सोचो तुम क्या होता है, किसी को तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, तो उसको क्या बोलोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो एक्सो मतलब बाहर निकलना हीट, एंडो मतलब हीट को यूज करना, एब्जॉर्ब करना। ये हो गया अपना पूरा भैया कंपाउंड का डिस्कशन। लास्ट बच रहा, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन करना ही पड़ेगा, बहुत छोटा बार बार नहीं कर सकते, इस टॉपिक को इसी में निपटाना पड़ेगा। लास्ट जल्दी से निपटा देते हैं मिक्सचर, इसको तुम लोग नोट कर लो।
हटा दें? चलो लास्ट क्या बचा था आज का टॉपिक, जो बोले थे, प्लान किए थे हम लोग, मिक्सचर। बिल्कुल वही मिक्सचर जो सुन के तुमको याद आ रहा है। घर में जब मिक्सचर खाते हो कभी कभी किशमिश भी निकल जाता है, बादाम तो रहता ही है, गठिया है, सेब है, सब कुछ मिक्स है। फिक्स रेशियो है क्या? किसी भी चीज़ का फिक्स रेशियो है? नहीं ना, बस यही वो मिक्सचर है कि मिक्सचर उसको बुलाते हैं दोज सब्सटेंसेस in which two or more compounds are mixed in any रेशियो या एनी प्रोपोर्शन, जो लिख दो, जैसे मन वैसे मिला दो, कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे। दे डू नॉट lose their identity after mixing। मिला देने के बाद जब मिक्सर बना दिया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि तुम गठिया मिला दोगे मिक्सर के अंदर में तो फिर गठिया नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। बादाम मिला दोगे तो किशमिश हो जाएगा, ऐसा होगा क्या? सेम यहाँ पर भी याद रखना है कि अगर तुम पानी और चीनी को मिक्स करोगे और मीठा शरबत बनाओगे तो थोड़ी ना तुमको नमक जैसा फ्लेवर देगा। तो इसका मतलब है कि जब तुम बनाते हो क्या मिक्सचर बनाते हो तो तुम कंपाउंड्स को किसी भी रेशियो में मिला देते हो। तो इसका मतलब ये है कि अपनी, लेकिन हाँ, बनने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज वो नहीं करेगा। ओके, और ये इसका दो टाइप है, ये भी फटाफट सुनिए लो। तुम लोग सोच रहे हो लंबा पढ़ा दिए सर थोड़ा। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो मतलब एक जैसा, हिंदी में लिख दे रहे हैं एक जैसा। कहाँ? बोले हर जगह एक जैसा। मतलब तो कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज थ्रू आउट सेम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अभी जो कंपाउंड तुम लोगों को पढ़ा रहे थे उसमें एक वो चीज़ रह गया, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो एक लाइन सुन लो बीचे में इसका। कंपाउंड दो टाइप का होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब तुमको पिछले फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बोले थे कि जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है, भूपटल से मिलता है, धरती से मिलता है, ज़मीन कोड़ के निकालते हो, उसका स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको बोलते हैं। और जो हम लोगों को लिविंग सेल से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा, उस सबको हम लोग क्या बुलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कार्बोहाइड्रेट, आलू खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, हैं? पनीर खाते हो ना, कहाँ से मिलता है? दूध, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, तो उससे पनीर बनाते हो, तो उससे मिलता है प्रोटीन। तो इस सब क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमको प्लांट से मिलेगा, जानवर से मिलेगा, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। और जो हमको ज़मीन से मिलेगा, धरती कोड़ के मिलेगा, वो सब हो गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वापस लौटो, लौट के भाग के यहाँ आओ। होमोजीनियस कंपाउंड किसको बुलाएंगे? होमोजीनियस कंपाउंड, होमो माने एक जैसा। जब पूरे कॉम्पोजिशन में या पूरा शरबत के अंदर हर जगह एक ही जैसा मिठास है, तो चीनी और पानी के मिक्सचर को क्या बुलाओगे? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बुलाएंगे? हम लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में, शुगर प्लस वाटर। हाँ, बहुत लोग क्या बोल रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। और क्या बोल रहा है? अच्छा, दारू। हाँ, लिख दो, लो, दारू प्लस पानी। ये सब क्या है? भाई? होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम मिला के पियोगे तो पानी ऊपर हो जाएगा, दारू नीचे हो जाएगा। बताएंगे, इसका भी डिटेल बताएंगे, तुमको पढ़ना है 12th में कि इंग्लिश कैसे बोलने लगता है आदमी दारू पीने के बाद, क्या होता है उसके अंदर में, कैसे पॉजिटिव डेविएशन होता है, सब बताएंगे सोल्यूशन में, आदमी में नहीं। होमोजीनियस मिक्सचर उसको बुलाया जाएगा जिसमें पूरे सैंपल के अंदर में हर जगह कॉम्पोजिशन एक तरह का होगा। मतलब जो चीज़ तुमने मिलाया उसका रेशियो हर जगह एक जैसा होगा, ठीक है ना। और हेट्रोजीनियस उसको बोलेंगे जिसमें कॉम्पोजिशन इज
इज नॉट सिमिलर। जैसे तुम काम करो, बालू और चीनी को हाथ से मिलाओ पूरा। अब बालू ले लो और शुगर ले लो, चीनी ले लो, और दोनों को हाथ से पूरा मिलाओ। मिलाते 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 बहुत देर भी हो जाएगा, लेकिन हर जगह जब भी तुम एक मुट्ठी मान लो उसमें से उठाओगे तो हर जगह तुमको बालू और चीनी का रेशियो तो बराबर नहीं मिलेगा, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा। दूसरे मुट्ठी में उठाया वहाँ कुछ और है। तो वैसा मिक्सचर जिसमें कि कॉम्पोजिशन, कोई भी सैंपल उठाओगे तो हर बार कॉम्पोजिशन अलग अलग होगा। कॉम्पोजिशन समझ रहे हो ना, मतलब उसका जो रेशियो है दोनों का जिसको तुम मिलाए हो वो अलग अलग होगा। उसको किस कैटेगरी में रखोगे, क्या बुलाओगे उसको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जब हर जगह एक ही जैसा कॉम्पोजिशन रहेगा तो तुम उसको क्या बुलाओगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो तुम होमो मतलब याद रखो एक जैसा, बस तुमको अपने आप याद रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का मिक्सचर, है ना। अब मिक्सचर के बारे में बता दिए कि अपना आइडेंटिटी नहीं खोता। ऐसा नहीं है कि तुम जो है चीनी पानी का शरबत बनाओगे तो कुछ और हो जाएगा, मीठा लगने के बाद कुछ और लगेगा, नशा चढ़ा जाएगा तुमको, ऐसा नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोगों का मिक्सचर। अभी सब बेसिक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन बेसिक अब चलता रहेगा। अभी देखो ये जो चैप्टर है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें तुमको ऐसा सा चीज़ बताएंगे जो तुम्हारा, ये तुम समझ रहे हो कि बेसिक पढ़ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। न्यूमेरिकल जब तुम बनाओगे एकदम बेसिक चीज़ तुमको सिखाएंगे जो तुम्हारा एरर हो जाता है न्यूमेरिकल बनाने में। साथ में 12th के एंड तक टॉपिक यूज़ होता रहेगा जो इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब चलो ठीक है, ये वीडियो तो यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग। अब आई होप कि तुम लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए, और नोट्स वगैरह तो जो लोग मांग रहे हैं उनको हम दे ही रहे हैं। अब करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर तुमको ठीक लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन काम का है, जो हमारा भाई बंधु लोगों को काम देगा, 11th का मेरा साथी सहयोगी लोगों को काम देगा, तो जो है वर्मा क्लासेस की तरफ से तुम भाई शेयर भी कर दो। तुम ही हो वीसी के मेंबर, शेयर भी कर डालो इसको, है ना। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, फिर और बढ़िया बात करेंगे, साथ में थोड़ा पढ़ेंगे भी। इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाला, हमको याद आ रहा है कभी तुमको थोड़ा मेजरमेंट के बारे में बताने वाले हैं, राउंडिंग ऑफ बताने वाले हैं, साइंटिफिक नोटेशन सब बताने वाले हैं। मतलब बढ़िया चीज़ अभी है, और बिल्कुल भी इसको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, एकदम एक चीज़ को कमांड करते चलना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, ओके, बाय बाय।